उन्हें अपने आप में देश की तटीय सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करना और इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब हैं और आप भूतपूर्व कमांडर इन चीफ पश्चिमी कमान मुंबई में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। अगर हाल फिलहाल के लिहाज से देखा जाए तो 2008 में मुंबई पे हुआ हमला एक तरीके से बेंचमार्क जैसा सुरक्षा के मायनों को ध्यान रखते हुए आपको लगता है कि 2008 के बाद से इस दिशा में क्या बड़े बदलाव हुए हैं? क्या इतना सुरक्षित हम महसूस कर सकते हैं कि अब फुल प्रूफ जैसी चीज की ओर आगे बढ़ रहा है? हम उससे अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और बहुत हद तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा, ये 7,500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्टल लाइन है, उसके अंदर जो गैप्स हैं उसको बंद करना पूरी तरह से यह एक बहुत कठिन कार्य है अपने आप में। 45 रेडार स्टेशन ऑलरेडी लग चुके हैं और कोई 30-35 और लगने की बात है। तो जब ये रेडार स्टेशन लग जाएंगे तो वो गैप्स को काफ़ी कवर किया जा सकता है जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको 3 एजेंसीज अभी देख रही हैं। एक तो नौसेना है जो 200 मील के दूसरी तरफ देखती है, और ये कोस्ट गार्ड है हमारा तटरक्षक जो कि 12 से लेकर 200 मील तक देखता है जी। और ये मरीन पुलिस है जो कि तट से लेकर 12 मील की दूरी तक देखता है। तो उसमें क्या किया गया है कि उन्होंने अभी जिसको कहते हैं कि टोही विमान, पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है, वो हमेशा उनको सेक्टर्स दे दिया गया है और उस सेक्टर्स में वो हमेशा घूमते रहते हैं ये देखने के लिए कि कोई उसके अंदर अनजान जहाज अंदर तो नहीं आ रहा है जी। क्योंकि कोई भी जहाज या कोई भी बोट, छोटी छोटी नौका, अगर वो समंदर के तट के नजदीक जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसे तो कुछ रास्ते से गुजरा होगा। अगर उसे जल्दी हम रोक लें और जल्दी हम देख लें तो उसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है जी। लेकिन सर, यहाँ पे बहुत सी तकनीकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को लेके जितनी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि इतनी लंबी कोस्ट लाइन है उसके लिहाज से, क्या हम अभी कितना आगे बढ़ पाए हैं? उस लिहाज से अभी कितना और कदम आगे जाना बाकी है? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारे जितने नौकाएं हैं, जितने हमारे मछुआरों की नौकाएं हैं, उसके ऊपर ये एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जिसे AIS कहा जाता है। पहले ऐसा नियम था कि जो 300 टन से ज़्यादा भारी नौकाएं थी, सिर्फ उसके ऊपर ये लगाया जाता था, लेकिन अब उसका जो एक सीमा है उसको कम कर दी गई है और ऐसा कहा गया है कि जितने हमारे मछुआरे हैं सभी नौकाओं पर AIS लगाया जाएगा। कलर कोडिंग की भी बात की जा रही है। कलर कोडिंग इसलिए किया गया है कि हर स्टेट, जितने भी हमारे तटीय प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों के जो हमारे नौकाएं हैं उनका रंग अलग अलग होगा, ताकि जो हवाई जहाज से जो पायलट या जो ऑब्जर्वर जो उसको देख रहे हैं उनको साफ साफ पता लग जाए कि ये किस प्रदेश की नौका हो सकती है। तो वो एक तरीका हुआ अपने आप में आइडेंटिफाई करने का। दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका है ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो कि ट्रांसमिट करता रहता है और उसे रेडार सिस्टम जो है वो उसको पिकअप करती हैं। और एक ऑपरेशंस रूम बनाया गया है, ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर, जिसके अंदर लोग 24 घंटे बैठकर इस चीज को हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। जी। आपको लगता है कि जो कोस्टल मैपिंग की बात की जा रही लंबे समय से, कितना उस पर काम हुआ, आगे हो सकता है? मछुआरों को आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स या जो इस तरीके से बायोमेट्रिक कार्ड्स देने की बात की जा रही, इस दिशा में अगर चीज़ें और तेजी से आगे बढ़ें तो उसके बाद में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं बिल्कुल एक ऐसी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की लेयर तैयार हो सकती है? बिल्कुल। ये जो बायोमेट्रिक कार्ड्स की बात कही गई है तो उसके लिए हमें रीडर्स भी बनाने होंगे क्योंकि बायोमेट्रिक कार्ड को पढ़ा जा सके। तो अगर आप 60,000, 70,000, एक दिन में 50,000 मछुआरे समंदर में बाहर रहते हैं सिर्फ पश्चिमी तट पर, तो वो एक बहुत बड़ी संख्या है। सबके पास एक अगर कार्ड दे दिया जाए तो एक जो छोटे छोटे पोतों की बात की गृह मंत्री साहब ने, तो वो जो है वो रीडर का होना आवश्यक है उन बंदरगाहों पे, ताकि उनको चेक किया जा सके। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो मछुआरे हैं उनके जो नेट के ऊपर चाहे जाल के ऊपर काम करने वाले लड़के हैं वो परमानेंट नहीं है, वो बाहर से वो लोग हायर्ड आते हैं। तो उनका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है वो कभी कभी उस पर भी काम करने की जरूरत है। 2008 में सर एक चीज़ और देखने को मिली थी, उस पर भी काफ़ी चीज़ें हुई। एक जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, आपने जो अभी 3 लेयर की सिक्योरिटी की बात की, इसके अलावा जब स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाता, तमाम एजेंसीज होती हैं, क्या उस दिशा में भी कुछ एक मैकेनिज्म बनाया गया कि कुछ एक SOP बनाया गया, प्रोटोकॉल बनाया गया कि अब इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन की कहीं गुंजाइश की संभावना नहीं रहेगी? कोऑर्डिनेशन और इम्प्रूव होना चाहिए, जैसा कि गृह मंत्री साहब ने भी थोड़ी देर पहले आह्वान किया है वहाँ पे।
अभी क्या है, अभी एक जो ये कमांडर इन चीफ जो होते हैं नेवी के, वो उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर जगह जगह बनाया गया है, और उस ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर में जितने भी इनपुट्स हैं, अब रेडार से हो गया, AIS से हो गया, चाहे इंटेलिजेंस इनपुट हो गया, वो सारे इनपुट उसके अंदर आते हैं, और जो लोग उसको एनालाइज करते हैं वो देखते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे क्षेत्र के अंदर चुपचाप घुसने की कोशिश कर रहा है जी। लेकिन इसको फूल प्रूफ करने के लिए हमारा जहां तक विचार है, उसमें एक राष्ट्रीय कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी अगर बने, जिसमें कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब उसके मेंबर हों, एक्टिव मेंबर हों, तब हमारा, मेरे ख्याल से तब ये और अच्छा हो पाए। आपको लगता है कि स्किल अपग्रेडेशन की भी जरूरत है, क्योंकि जिस बात का जिक्र किया जा रहा है अपने आप में, नेशनल मैरीटाइम पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात आगे भी बढ़ चुकी है। आपको लगता है कि कम से कम ये इस प्रकार की जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये हमारी जरूरतों को और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि चुनौती अलग है, तैयारी भी अलग चाहिए? नो, बिल्कुल ठीक, क्योंकि देखिए समंदर जो है मनुष्य को ऊपर वाले ने बनाया है जमीन पर रहने के लिए, तो समंदर उनके लिए थोड़ा सा एक एलियन एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत फ्रेंडली नहीं होता है। तो ऐसा शुरू में देखा गया कि जब मरीन पुलिस और मरीन पुलिस स्टेशंस बने तो उनको समंदर में जाने में काफी कठिनाई और काफी हिचक होती थी। तो नेवी और कोस्ट गार्ड ने उनकी ट्रेनिंग की बहुत दिनों तक, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, क्योंकि उतने लोग हैं नहीं ट्रेन करने के लिए और आवश्यकता बहुत लोगों की है। तो उस हिचक को हटाने के लिए ये नेशनल जो एकेडमी बनने वाली बात हो रही है, वो एक बहुत ही अच्छा कदम है जी, और हमारे ख्याल से वो कमी को पूरा कर सकता है। जी, आपको लगता है कि जो भी वर्तमान में हमारे पोर्ट्स हैं, क्योंकि वहां पे एक तरीके से व्यापार हर दिन बढ़ रहा है एक तरीके से, तो वहां पे सिक्योरिटी ऑडिट करना जरूरी, जिसका जिक्र भी किया जा रहा है। आपको लगता है कि इस दिशा में अब तुरंत भी देर नहीं करनी चाहिए और जो भी कदम पर्याप्त तरीके से हो सकते हैं वो उठाए जाने चाहिए? सिक्योरिटी ऑडिट तो बड़े बंदरगाहों में हो रहा है जी, लेकिन जो हमारा कंसर्न है, जिसके बारे में हम चिंतित रहते हैं, ये छोटे छोटे जगह हैं जहाँ की कोई आधुनिक बंदरगाह नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे बोट जो हैं, जिसके ऊपर अगर कोई ऐसा टेररिस्ट हो या कोई भी शंकित व्यक्ति हो जो कि उस बोट से बहुत नजदीक जाकर वहां से उतरकर जमीन के अंदर आ सकता है, तो उन चीजों को रोकने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है कि जितने मछुआरे समुदाय के लोग हैं, गांव के लोग जो हैं, वो आपके आंख और कान बनकर काम कर सकते हैं जी। उनको मोबाइल फोन दिया गया है, खासकर हमने वेस्ट कोस्ट में ये देखा था जी, उनको मोबाइल फोन दिया गया है, और वो जो सबसे निकटतम पुलिस या कोस्ट गार्ड की चौकी है उसके साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं जी। एक छोटा सा सवाल यहीं पे और छोटा जवाब भी आपसे चाहूंगा, आपको लगता है कि जो इंटेलिजेंस की समस्या आती है, कम से कम उस दिशा में इस ह्यूमन पावर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उस पर और ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत जी, वो हो रहा है और उसको बढ़ाना चाहिए। कोस्ट गार्ड और नेवी क्या करते हैं, ये लोग छोटे छोटे गाँव में जाकर ये इंडोक्ट्रिनेशन प्रोग्राम करते हैं, और खासकर महाराष्ट्र में जो है वो पुलिस ने वहाँ के मछुआरों को, बहुत लोगों को इन ग्रामों में जाकर मोबाइल फोन दिया हुआ है, जिसका खर्च वो उठाते हैं, और कोई भी ऐसा शंकित व्यक्ति, कोई भी ऐसा बोट, ऐसा कोई उस इलाके में अगर आ जाए तो उसकी सूचना वो ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर को देते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है और इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जी। बहुत शुक्रिया शेखर सिन्हा साहब, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया।